अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? ठीक है, आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह का एहसान। आपके मेरे जहन में जब से हम पैदा हुए हैं, जब भी हम आसमान की तरफ देखते हैं, हमारे जहन में एक सवाल लाजमी आता है जी। कि आखिर ये यूनिवर्स बना कैसे, ये दुनिया बनी कैसे, और यहाँ पर हमारी जो वजूद है ये आया कैसे। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, सर्च किया इसी सवाल के ऊपर। जो पहले हमारा साइंसदान का मानना था उसके मुताबिक कि जो हमारा यूनिवर्स है वो क्या है, लिमिटलेस है और हमेशा से है, कि बहुत बड़ा है, जहाँ तक हमारा लिया जाता है वहाँ तक है और हमेशा से है। लेकिन फिर हमें क्या हुआ, कुछ एविडेंस मिले, कुछ सबूत मिले। उन सबूत के बिना पर हम कह सकते हैं कि नहीं, जो हमारा यूनिवर्स है वो भी एक लिमिट तक है, और जो हमारा यूनिवर्स है वो हमेशा से नहीं है, उसको आए हुए भी कुछ साल, कुछ अरबों खरबों साल हो रहे हैं। तो हमें एक हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एडविन हबल। उनका नाम क्या था? एडविन हबल। उन्होंने क्या किया, एक टेलीस्कोप बनाया। जब उन्होंने टेलीस्कोप बनाया, ये यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो टेलीस्कोप है इसे क्या कहते हैं, हबल टेलीस्कोप। किनके नाम पे? साइंटिस्ट के नाम पे। ये टेलीस्कोप का काम क्या है, ये पूरे दुनिया के, ये हमारा अर्थ है, यहाँ पर क्या करता है, ऑर्बिट। ये हमारे अर्थ का ऑर्बिट है, यहाँ पर ये क्या करता है, इसके चारों तरफ घूमता रहता है और हमें दूर दूर की, इसका काम क्या है, हमें दूर दूर की तस्वीरें देता है। ये हमें क्या करता है, पिक्चर्स प्रोवाइड करता है। तो जब साइंसदानों ने कुछ पिक्चर्स देखे तो हैरान रह गए। क्यों हैरान रह गए? क्योंकि हमारा जो यूनिवर्स था, उन तस्वीरों में हमारा सोलर सिस्टम था या यूनिवर्स था, उनमें से ज़्यादातर जो स्टार्स थे वो हमें ब्लू और रेड कलर के नज़र में आ रहे थे। अभी ब्लू और रेड कलर में क्यों नज़र आ रहे थे, उन पर उन्होंने सोचा, उन्होंने क्या किया, एक थ्योरी बनाया। उस थ्योरी के मुताबिक, जैसे कि ये हमारा अर्थ है, आप देख रहे हैं, कोई भी स्टार जब अर्थ की तरफ आता है, क्या करता है, अर्थ की तरफ आता है या अर्थ से नज़दीक होता है, वो हमें कैसा नजर आता है, रेड। और जितना ये दूर चला जाएगा उस तरह उसके क्या होंगे, कलर्स मुख्तलिफ कलर के होते जाएंगे। क्यों? अभी एक सवाल पैदा होता है कि ये रेड क्यों नजर आता है, इसके कलर्स चेंजेस क्यों आते हैं। उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव टेलीस्कोप बनाया, बहुत बड़ा। जब उन्होंने उसमें देखा कि जो हमारे स्टार्स थे वो क्या कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव रेस छोड़ रहे हैं। तो और जब कोई भी स्टार हमारे अर्थ के नज़दीक आ रही थी तो वो रेस क्या थे, जब पीछे वाले रेस थे, जो स्टार के पीछे थे, वो एक्सपेंड थे, वो खुले थे, एक दूसरे के साथ अटैच नहीं थे। और जो नज़दीक आ रहे थे वो क्या थे, अटैच थे एक दूसरे के नज़दीक से, जिसके वजह से यहाँ पर जो हमारा इंसान है, रिसीवर है, उससे ये रेड नजर आ रहे थे। और जो यहाँ पर डायग्राम बनाया है, अगर वो अर्थ से दूर जा रहे थे, मतलब यहाँ अर्थ से दूर थे, तो उनके जो रेडियो एक्टिव्स थे वो क्या थे, खुले थे, वो एक दूसरे से दूर दूर थे, जिसकी वजह से जो इंसान यहाँ पर खड़ा है, इसे हम रिसीवर का नाम देंगे। ये रिसीवर को ये कैसे नजर आ रहे थे, ब्लू। तो साइंसदानों का अब मानना यह था कि जो हमारी यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रही है। एक्सपेंड कैसे हो रही है, मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ से हमारा जो मेन टॉपिक है वो शुरू होता है, जो किसके बारे में, बिग बैंग थ्योरी। तो इस थ्योरी में तब साइंटिस्ट को लगा कि ये दुनिया जो है, यूनिवर्स जो है, वो आहिस्ता आहिस्ता फैल रही है। अब इन्हें ऐसा क्यों लगा कि ये क्यों फैल रही है। अगर कोई स्टार अपनी जगह पर है, स्टार भी क्या करते हैं, हरकत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे स्टार्स हैं, जैसे कि हमारा सन भी एक स्टार है, ये मूव तो करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं,
ये वेरी स्लोली मूव करते हैं, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं, समझ गए आप लोग। तो अब क्या हुआ, अगर ये नजदीक आ रहे तो रेड नजर आ रहे थे, अगर दूर जा रहे तो ब्लू नजर आ रहे थे। अगर ये नजदीक दूर जा रहे हैं, इसका मतलब हमारा यूनिवर्स जो है वो फैल रहा है। मिसाल के तौर पर यूनिवर्स जो अभी साइंटिस्ट ने क्या किया, हमारे यूनिवर्स को एक गुब्बारे की मानंद करार दिया कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक गुब्बारे की तरह है। यहाँ पर हमारे मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है। तो अब क्या हुआ था कि अगर हम क्या हो रहा था, आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा किसी गुब्बारे में अगर हम हवा कम डालें तो वो छोटी होती है, जिसमें अगर हवा ज़्यादा दें तो वो क्या होता है, अंदर से एक्सपेंड हो जाती है, वो बढ़ जाती है। अब साइंटिस्ट का मानना क्या था, जो हमारा यूनिवर्स था उसमें सारे नज़दीक नज़दीक थे। अब क्या होना शुरू हो गया, जो हमारे यूनिवर्स है जिसे हमने गुब्बारे की मदद करार दिया है, वो क्या हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था। क्यों, अभी अगर जैसा कि आज का जो हमारा यूनिवर्स है वो ये है, इसमें जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जो गैलेक्सीज हैं, वो ये है। ये क्या है, बड़ा है, लेकिन अगर हम कुछ सदियों मतलब अरबों खरबों साल पहले जाके देखें तो हमारा यूनिवर्स छोटा होगा। जो हमारा आज का यूनिवर्स है इसके मुताबिक क्या होगा, छोटा होगा। अगर हम इससे भी पीछे जाए, मजीद हम पास में ट्रैवल करें तो हमारा यूनिवर्स बेहद छोटा होगा। तो साइंटिस्ट इस थ्योरी से जो उन्होंने एक और थ्योरी निकाली, जहन में एक और सवाल आया कि अगर यूनिवर्स इतना छोटा होता जा रहा है तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स की शुरुआत कई सालों पहले एक छोटे से डॉट से हुई। एक बहुत ही छोटे से, जो एक नीडल, एक सुई के नुक्ते की बराबर है। अगर हम सुई को कहीं पर घुसेड़ दें, जो उसका डॉट है इतने डॉट के बराबर है। अब उस वक्त हमारा जो स्पेस था वहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं थी जिन्हें हम आज जानते हैं मैटर। ये क्या है, वो डॉट है, और जो बाकी बोर्ड के जितने भी हिस्से हैं उसे हम लोगों ने क्या नाम दिया है, स्पेस। जैसे कि मैं और आप जानते हैं स्पेस क्या है, एक खाली जगह। भी स्पेस में ना मैटर था आपका, नहीं था ना स्पेस था, ना ही ग्रेविटी था, जिसकी मदद से लेकिन ये तीनों चीजें कहाँ पर प्रेजेंट थी, इस सिंगल डॉट में। ये हमारे जो रेड कलर से मैं कर रहा हूँ इसे हम ग्रेविटी कहते हैं। मान लिया कि ये हमारा, नहीं ग्रेविटी तो इसके अंदर नहीं थी, इसके अंदर क्या थी, मैटर था, हमारा मैटर था इसके अंदर। तो फिर क्या होता है, किसी वजह से समहाउ, इस साइंटिस्ट को पक्का पता नहीं है, उन्हें पुख्ता एविडेंस उनके पास नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि ये कैसे फटा। लेकिन साइंटिस्ट का मानना है जब ये डॉट एक्सप्लोड हुआ, जब ये डॉट फटा तो क्या हुआ, इसके अंदर जो मैटर्स थे, इसके अंदर जो हमारे मैटर्स थे वो क्या हुए, स्पेस में फैलना शुरू हो गए। जैसे कि अब ये मैं आपको समझाता हूँ, ये जो बिग बैंग है, बिग बैंग इंग्लिश में बड़े धमाके को कहते हैं, सिंपल अल्फाज में अगर बताएं तो। पूरी इसका मतलब क्या था कि एक छोटा सा डॉट जिसमें बहुत ही बड़ा धमाका हुआ। अब क्या है, जो सेकंड से भी कम का हिस्सा है, 0. हम इंग्लिश में 0.00001 सेकेंड, अगर हम एक सेकंड को 10 हिस्सों में बांटे तो वो 10वां हिस्सा होगा। उस 10वें हिस्से में क्या हुआ, ना यहाँ पर ग्रेविटी मौजूद थी, ये जो फटा उस वक्त क्या था, ग्रेविटी नहीं था। क्योंकि ग्रेविटी नहीं, क्या हमें कैसे मालूम है ग्रेविटी नहीं थी, क्योंकि अगर ग्रेविटी होती तो वो इसे एक्सप्लोड होने नहीं देता। जैसे कि मैं और आप जानते हैं ग्रेविटी का काम क्या है, वो चीज़ों को एक साथ खींचती है, वो फोर्स अप्लाई करती है मैटर पे। लेकिन जब ये फटी
तो वहां पर क्या नहीं था, नो ग्रेविटी, यहाँ पर ग्रेविटी नहीं थी, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स थे, जो जिन्हें हमने नाम दिया क्वार्क, क्वार्क और ग्लाउंस, जिन्हें हमने क्या नाम दिया, क्वार्क और ग्लाउंस। अभी ये क्वार्क और ग्लाउंस का काम क्या था, इन जो पार्टिकल्स थे जो बिग बैंग के बाद हुए, जो पार्टिकल्स थे जो पूरे यूनिवर्स में पहले बिग बैंग के बाद 0.0001 सेकेंड के हिस्से में, तो उस वक्त ग्रेविटी रही थी, जिसकी वजह से ये दूर तक पहले इन्होंने इन पार्टिकल्स में, इन क्वार्क्स में तकरीबन 18 मिलियन किलोमीटर का सफर तय किया। मतलब ये हमारे यूनिवर्स में इतना फैल गए। तो इतना फैलने के बाद अब क्या हुआ, उस वक्त तो जैसा कि आप जानते हैं, ना हमारे पास ग्रेविटी थी, ना हमारे पास स्पेस था, ना हमारे पास मैटर था। सिर्फ हमारे पास अब आसमान में जो आए वो डायरेक्ट, जो जैसे कि आप जानते हैं, सिंपल अल्फाज में अगर आपको बताओ, अगर कोई ब्लास्ट होता है, अगर कोई ब्लास्ट होता है तो उससे क्या होती है, हीट जनरेट होती है, एनर्जी पैदा होता है। क्या पैदा होता है, एनर्जी, जिसे हम हीट भी कहते हैं। तो हीट जनरेट होती है, जो ये पार्टिकल्स थे जो पूरे यूनिवर्स में फैल गए। अब ये क्या थे, रेड थे। क्यों, क्योंकि इनमें हीट थी, ये बहुत ज्यादा गर्म थे। तो ऐसा ऐसा क्या होना शुरू हो गया, ये कूल होते गए। ये पार्टिकल्स क्या होते गए, कूल, ठंडा होते गए। जब ये पार्टिकल्स ठंडा हुए, पहले किस चीज के फॉर्म में थे, याद रखो, ये पार्टिकल्स गैसियस फॉर्म में थे। एक पार्टिकल किसकी फॉर्म में थे, गैसियस। और आहिस्ता आहिस्ता ये क्या हो गए, कूल होते गए, ठंडे होते गए। अब ये जो अमल हुआ ठंडे होने का, ये ना एक दिन का था, 2 दिन का, ना सालों का। इस कूलिंग के सिस्टम में कई साल लगे। अब सवाल उठता है इंसान के जहन में कि ये ठंडा आखिर क्यों हुए, बिना किसी वजह से ठंडे कूल तो नहीं होंगे, ठंडे तो नहीं होंगे। ये अब ठंडा होना इसलिए शुरू हो गया है क्योंकि जो पार्टिकल्स थे अब कहाँ पर थे, स्पेस में, यूनिवर्स में। और स्पेस क्या होता है, नेचुरली ठंडा होता है, कोल्ड होता है। जो हमारा स्पेस का टेम्परेचर है वो कितना है, -250 सेंटीग्रेड, -250 सेंटीग्रेड हमारे स्पेस का टेम्परेचर होता है। तो जब ये जो पार्टिकल्स थे ये आहिस्ता आहिस्ता ठंडे होना शुरू हो गए। अब क्या हुआ, अब जो गैसियस फॉर्म थे वो आहिस्ता आहिस्ता मैटर के शेप इख्तियार करते गए। मैटर का शेप कैसे इख्तियार किया उन्होंने, वो जब ठंडे हुए तो जो गैसेस थे उनमें रिएक्शंस हुए, और रिएक्शंस की वजह से जो है हमारा आपका पार्टिकल्स ठंडे हुए रिएक्शंस की वजह से, और वो मैटर वो सख्त होते गए। लाजमी बात है, आपसे ठंडी चीज़ को गर्म चीज़ को अगर ठंडा कर दें तो वो क्या होता है, सख्त हो जाता है। जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, स्टील, अगर हम स्टील को गर्म करें, क्योंकि स्टील भी क्या एक मैटर है, अगर स्टील को हम गर्म करें तो क्या लावे की शक्ल में होगा, वो गर्म होगा। अगर उसे हम ठंडा करें लिक्विड की फॉर्म में, तो उसे हम किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर उस स्टील को हम ठंडा करें तो क्या होगा, एक शेप इख्तियार करेगा, इसे बाद में तोड़ना मुश्किल होगा। अभी ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को हीट करते हैं, किसी भी चीज़ को, अगर ये मिसाल एक स्टील है, इसे मैं एक स्टील बना देता हूँ, अगर हम इसे कूल डाउन करें और हम इसे हीट जनरेट करें, इसे क्या करें, गर्म करें, तो क्या होता है, इसके जो पार्टिकल्स हैं, ये जो एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या होना शुरू करते हैं, एक्सपेंड होना शुरू करते हैं। गर्माइश की वजह से इनका जो बॉन्ड कमज़ोर हो जाता है, और ये जो आपके पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे से दूर हो जाना शुरू हो जाते हैं। क्या होते हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा स्टील के पार्टिकल्स हैं अंदर की तरफ से, पहले ये एक दूसरे से कनेक्टेड थे, क्या थे, नज़दीक थे। जब हमने हीट दिया
हमने हीट दिया तो क्या होना शुरू हो गए, एक दूसरे हीट दिया तो ये क्या होना शुरू हो गया, एक दूसरे से दूर। ये जैसे पार्टिकल्स है हमारे स्टील के, और अगर हम इन्हें दोबारा से ठंडा करें, इन्हें कूल डाउन करें, तो ये क्या होंगे, वापस आपस में नजदीक नजदीक आएंगे, और जब नजदीक आएंगे तो क्या बनाएंगे, एक सॉलिड मेटल बनाएंगे। तो अब हमारे स्पेस में जो है ना मेटल भी अवेलेबल थी। तो अब सवाल उठता है ग्रेविटी का, कि हमारे यूनिवर्स में ग्रेविटी कैसे है। लाजमी बात है, जब धमाका होगा तो रेडिएशंस होंगे। जब वो रेडिएशन एक दूसरे से पहले, जब जो पार्टिकल्स थे वो कूल डाउन होकर ठंडे हुए, तो उनमें क्या हुआ, रेडिएशंस ने एक फोर्स का शक्ल इख्तियार किया। उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को खींचना शुरू किया। अब जो ये फोर्स था, जो एक दूसरे को ये हमारे मेटल खींच रहा था आपस की तरफ, तो ये क्या था, एक स्ट्रेंज फोर्स था। मतलब एक साथ नहीं था, कभी इस तरफ खींच रहा था, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, क्योंकि ग्रेविटी शुरू में आई थी मैटर के साथ। तो अब क्या होता है, हमारा जो ग्रेविटी है एक फोर्स है, जो फोर्स को खींच रही थी, उस फोर्स को हमने किस चीज़ का नाम दिया, ग्रेविटी का। उस वक्त हमारे पास 4 से 5 किस्म के फोर्स होते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, तो आपके ग्रेविटी कहते हैं। ये फोर्सेस उस वक्त से हमारे पैदा होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से जो सॉलिड रॉक्स थे, जो भी थे, वो आपस में नज़दीक आना शुरू हो गए। ये जैसा कि आप जानते हैं, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इसका एक छोटा सा हिस्सा था, पार्ट 1 जिसे हम कह सकते हैं। ये क्या था, द बिग बैंग था, कि भाई आखिर यूनिवर्स बना कैसा, एक छोटा सा थ्योरी, उसके मुताबिक मैंने आपको समझा दिया कि भाई एक डॉट था जो फटा, जो एक्सपैंड हुआ, जो ब्लो हुआ, उसकी वजह से मैटर जो है रिलीज हुआ किसके साथ, एक्सट्रेंज फोर्स के साथ। उस फोर्स का नाम क्या रखा गया बाद में, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और 2-3 और वेव्स थे। समझ गए आप लोग। तो इंशाल्लाह से आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मजीद जो भी रहता है वो मैं आपको अगले चैप्टर में, अगले कल पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। आज जो हमारा वक्त है वो ख़त्म हो चुका है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।